लाइफलाइन गोल हो, ये ऐसे ऊपर को जाता हो, हार्ट लाइन और फ्लेक्सिबल थंब हो, ये इंसान बड़ा अच्छा होता है, दिल का अच्छा होता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो सर क्या कुंडली बदल सकती है? मतलब अगर कोई इंसान गरीब है तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा? मतलब चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले। अब मैं बताता हूँ कि अमीर और गरीब आदमी कुंडली में राहु कहाँ प्लेस्ड होता है। देखिए, जो भी अमीर इंसान होगा, तो सर ये प्रेडिक्शन कैसे होती है? देखिए प्रेडिक्शन करने का तरीका, और सर ये फीड देख के मैंने सुना है कि भविष्यवाणी की जाती है। पेट्रोल की और ये सिलेंडर की किल्लत मई तक थोड़ी सी रहने वाली है, ठीक है, बट उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही लॉकडाउन की, तो अभी लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है, अब पैनिक ना हो। जी नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर से मौजूद है हमारे बीच में आचार्य श्री दीपक जी, जिनकी हर एक भविष्यवाणी हमेशा सच हुई है। तो आज हम उनके साथ खेलने वाले हैं रैपिड फायर। मोस्टली एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, तो उसी के कुछ चुनिंदा सवाल हम लेके आए हैं आचार्य जी के साथ। नमस्कार आचार्य जी। तो आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी, जो एस्ट्रोलॉजी है वो सच में मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है या सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम है? मैम, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही फैंटास्टिक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम किसी की भी लाइफ की किसी भी तरह की प्रेडिक्शन एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो सर जैसे प्रेडिक्शन की बात चली है, तो उसमें कुंडली का कितना मतलब योगदान होता है? मतलब मेन कुंडली क्या चीज है? देखिए, जब कोई इंसान पैदा होता है तो उस समय प्लैनेट्स की जो भी पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एक कुंडली बन जाती है, एक बर्थ चार्ट बन जाता है। उसकी गणना करके, उसको चेक करके हम किसी की भी लाइफ के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुंडलियां बनवाते हैं, कोई पुराने जमाने की कुंडलियां होती हैं, कोई आज का कंप्यूटर से बनती है, तो उसको देखकर ही पूरी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है। तो सर क्या कुंडली बदल सकती है? मतलब अगर कोई इंसान गरीब है तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा? मतलब चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले। नहीं मैम, कुंडली बदल नहीं सकती, पर आपके एक्शन और डिसीजन से उसके रिजल्ट जरूर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 80% प्री डेस्टाइंड है, मतलब जो लिखा है वो होना ही है। 20% हमारी फ्री विल है, हमारे एक्शन है, उससे हम अपने जो खराब रिजल्ट हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और सर मैं जानना चाहूंगी, सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? देखिए, सबसे पावरफुल प्लेनेट शनि को माना जाता है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। और सर राहु और केतु क्या करते हैं? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो रातों रात इंसान को करोड़पति बना देता है और चाहे तो किसी को भी नीचे गिरा देता है। अब मैं बताता हूँ कि अमीर और गरीब आदमी कुंडली में राहु कहाँ प्लेस्ड होता है। देखिए, जो भी अमीर इंसान होगा उसका राहु दूसरे या 11वें घर में होगा, ठीक है। और वही गरीब आदमी की बात करें तो 8वें या 12वें घर में अगर राहु बैठा है तो इंसान गरीब होता है। सर ये तो हुई राहु की बात। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो केतु है उससे भी हमारी कुंडली में इफेक्ट पड़ता है, मतलब अमीर गरीब की कुंडली में? देखिए, केतु माने झंडा, ठीक है, केतु कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड होता है तो उस घर से रिलेटेड इंसान को बेनिफिट मिलते हैं, बट इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता। मतलब केतु मान लो किसी अमीर इंसान की कुंडली में दूसरे घर में है, तो पैसा बहुत देगा उसको, बैंक बैलेंस बहुत देगा, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब 11वें घर में केतु है तो प्रॉपर्टी काफी दे देगा, पर वो उसको शांति नहीं मिलेगी। तो मैंने देखा है ये लोग कंजूस भी बहुत होते हैं। दूसरे घर में केतु हुआ, 11वें घर में होगा, तो बहुत हर चीज की बचत करते रहेंगे, कंजूसी करेंगे। शुक्र भी अगर 11वें घर में किसी के हो केतु के साथ, तो वो इंसान ही बड़ा कंजूस होता है, क्योंकि केतु जो नीचे वाला पार्ट है, बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, केतु है तड़फन, ठीक है। राहु ऊपर वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया, तो वो तड़फन है, तो इंसान उस घर से रिलेटेड तड़फता रहता है। बट हाँ, केतु अगर दूसरे घर में हो, 11वें घर में हो, तो राइज तो करवाता है, पैसा भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा। तो अमीर आदमी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है। गरीब की बात वही 8वें या 12वें घर में केतु भी होगा तो परेशानी देगा ही देगा। जी। तो सर ये प्रेडिक्शन कैसे होती है? देखिए, प्रेडिक्शन करने का तरीका कुंडली देखकर, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझकर, दशा महादशा देखकर, करंट ट्रांजिट देखकर, क्योंकि गोचर बहुत बोलता है, क्योंकि वो जो बर्थ का चार्ट आपका बन गया वो तो बन गया, पर आपको रिजल्ट कब मिलेगा वो हम गोचर से देखेंगे। जो उस समय गोचर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि हमारे साथ इस साल क्या होने वाला है या आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। सर जो मैं अगला सवाल करने वाली हूँ, मुझे लगता है उसको यंग जनरेशन बहुत रिलेट करेगी। तो ये सर लव मैरिज का कैसे पता चलता है? देखिए, लव मैरिज का पता कुंडली देखकर हमें पहले ही चल जाता है। मैंने तो आज से 15 साल पहले अपने किसी फ्रेंड को बता दिया था कि तुम्हारी बेटी मतलब लव मैरिज करेगी, तो वो घर से जाकर लव मैरिज करेगी, मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब उसने कर ली। तो उसके लिए देखना क्या है, देखिए उसके लिए लव रोमांस का कारक शुक्र वो पहले खराब चाहिए,
शुक्र खराब कैसे होता है? शुक्र कुंडली में मंगल के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, ठीक है, शनि के साथ बैठा हो या चंद्र के साथ भी बैठा हो, तो शुक्र खराब हो जाता है, इंसान का ध्यान इधर उधर भटक जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि पहले घर का स्वामी तीसरे घर में हो, क्योंकि तीसरा घर होता है हिम्मत का। इंसान में हिम्मत होगी तभी लव मैरिज करेगा, ठीक है, वो कंडीशन भी ओके अगर हो जाए तो। फिर कुंडली का 7वां घर जो मैरिज का है और 5वां घर जो लव अफेयर का है, उसमें आपस में रिलेशन होना चाहिए, मतलब 5वें घर का स्वामी 7वें में हो, 7वें का 5वें में हो, तो तब भी इंसान लव मैरिज कर लेता है। तो ये कुंडली देख के पता चल जाता है। अगर कोई भाग के शादी करेगा, 5वें घर का स्वामी राहु के साथ अगर 12वें घर में बैठा हो ना, तो इंसान भाग के शादी करता है। ये कॉम्बिनेशन भी एक यूनिक है ऑडियंस के लिए भी, जो लोग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। सर एक बहुत ही आजकल इशू आ रहा है हमारा डिवोर्स, तो वो डिवोर्स का कैसे पता चलता है? देखिए, उसके लिए कुंडली का 7वां घर जो मैरिज का घर है उसको देखा जाता है, 12वां घर जो हमारे बेडरूम से संबंधित है उसको देखा जाता है, 6ठा घर जहाँ से डिस्प्यूट आते हैं उसको देखा जाता है। अब 7वें घर का स्वामी खराब हो, 6ठे घर में हो, डिस्प्यूट वाले घर में, तो नेचुरली बात है शादी के बाद डिस्प्यूट हो जाएगा। 7वें घर में शनि जैसा प्लेनेट हो, मरकरी बुध जैसा प्लेनेट हो, जो नपुंसक ग्रह हैं दोनों, और मंगल जैसा प्लेनेट हो, तब भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बनती नहीं है, ठीक है। और राहु वो तो वैसे ही चीटिंग का कारक है। तो कुंडली देखकर हमें पता चल जाता है कि डिवोर्स होने के चांस है नहीं है। फिर D9 चार्ट जो एडवांस हम प्रेडिक्शन टेक्निक देखते हैं, D9 चार्ट होता है नमाज चार्ट, जिसको वर्गा चार्ट में जो होते हैं ना, मतलब D9 एक चार्ट होता है, उससे फिर हमें क्लियर पता चल जाता है कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, उससे हमें प्रॉमिस मिल जाता है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। और सर जैसे हमारे आजकल यंगस्टर है फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट कैसे पता चलता है? वो भी कुंडली से पता चल जाता है, बहुत आसान है। बट हमें ना स्टेप बाय स्टेप उसके ना सूत्र चेक करने होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कुंडली का पहला घर, पहले घर से हम लोग आते हैं। पहले घर का संबंध राहु केतु जो फॉरनर प्लेनेट हैं, या तो उनसे बना हो, या पहले घर का संबंध 9th हाउस जो लंबी यात्राओं का घर है उससे बना हो, या पहले घर का स्वामी 12वें घर में हो जो फॉरेन का घर है, ठीक है, वहां से बना, तो क्लियर हो जाता है कि बंदे का इंटरेस्ट है। फिर हम देखेंगे कुंडली का चौथा घर, हमारा जो बर्थ प्लेस, वो डैमेज होना चाहिए, मतलब उसमें खराब प्लैनेट बैठे हों, मतलब क्रूर प्लैनेट बैठे हों, 2 से ज़्यादा स्लो मूविंग बैठे हों खराब, तो जैसे शनि राहु केतु बैठे हों, मंगल बैठा हो, तो चौथा घर कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, तो इंसान का मन करता है घर से दूर चला जाऊं, ठीक है। और 12वें घर की कंडीशन अच्छी है तो वो फॉरेन सेटल हो जाता है। ऐसे कुछ कंडीशन है, वो अभी सारी तो मैं नहीं बता सकता, रैपिड फायर चल रहा है। हाँ, बट ये है कि जो स्टूडेंट मुझसे सीखते हैं उनको मैं एक्यूरेटली सारा सिखा देता हूँ, तो कभी प्रेडिक्शन गलत होता नहीं है। सर गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे देखते हैं? देखिए, उसको देखना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट का कारक सूर्य का माना जाता है। जी। सूर्य अगर लगन कुंडली में दूसरे घर में हो जो कि धन का भाव है, 6ठे घर में हो जो कि सर्विस का घर है, 10वें घर में हो जो प्रोफेशन का घर है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर किसी का 4 नंबर लगन हो तो दूसरे घर में 5 नंबर यानी कि लियो राशि आ जाती है। किसी का 8 नंबर लगन हो तो उसके 10वें घर में 10th हाउस प्रोफेशन के घर में लियो यानी कि सिंह राशि आ जाती है। किसी का 12 नंबर लगन हो तो उसके 6ठे घर में लियो राशि आ जाती है, तब भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना रहती है। इन 2 कंडीशन में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना रहती है, और खासकर 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ये तीनों लगन किसी के हों तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जी। और सर डॉक्टर बनने का योग कैसे पता चलता है? देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सूर्य और शनि को प्राइमरी लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन लोगों के दुख से, लोगों की सर्विस से रिलेटेड है, तो उसमें 6ठा घर तो आ ही गया, ठीक है, जो सर्विस का घर है। तो शनि और सूर्य दोनों प्लैनेट आपस में एक दूसरे की युति में, मतलब एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे को देखते हों, और 6ठे और 10वें घर से सूर्य और शनि दोनों संबंध बनाते हों, ऐसी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग होता है। जी। आचार्य जी हम एस्ट्रोलॉजी की तो बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जब हम किसी की प्रेडिक्शन देते हैं, कुंडली हमारे सामने आती है, तो उसको ना काफ़ी सूक्ष्म रूप से बनाया गया होता है। मतलब उसमें जो घर तो हम देखते ही हैं, प्लैनेट हम देखते हैं, पर हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में भी होता है। 27 नक्षत्र भी हैं। फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। एडवांस लेवल क्या है? नक्षत्रों को देखना। प्लैनेट से जो प्रेडिक्शन हम कर ही रहे हैं, और डीप स्टडी करनी हो तो नक्षत्रों को देखा जाता है। अब जैसे मैंने एक ग्लोबल प्रेडिक्शन दिया था, जैसे मैंने अभी प्रेडिक्शन दिया था कि मिडल ईस्ट में लड़ाई हो जाएगी,
ठीक है, क्रूम चक्कर के अकॉर्डिंग कि मंगल और जो राहु हैं वो खराब नक्षत्रों में है, इसलिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इसी तरह से कुंडली में जब किसी की प्रेडिक्शन देनी होती है, हम थोड़ा डीप स्टडी, जिसको डीप स्टडी करना कहते हैं, मतलब बेसिकली एडवांस एस्ट्रोलॉजी में डीप स्टडी आ जाती है। उसमें होता क्या है, एक तो नक्षत्र हो गए, उसके बाद वर्गा चार्ट, जो D9 आपने सुना होगा, D9 D24 ऐसे ना चार्ट बन जाते हैं पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उनको भी देखना जरूरी हो जाता है प्रॉमिस के लिए। ठीक है, तो उसकी डीप स्टडी को ही एडवांस एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और सर ये मतलब उम्र भी हम दे मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक इंसान की? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम जब किसी की कुंडली मैच करते हैं, जैसे मान लो कि एक लड़की लड़के की कुंडली आई हमारे पास मैच मेकिंग के लिए, अब उसमें हमें एज भी देखनी होती है। चलो वो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सूत्र पता है कि कोई बहुत ही लंबी एज जिएगा, कोई बहुत ही कम एज जिएगा, तो तब भी हम मैचिंग नहीं करते। तो इसलिए इसको देखना जरूरी हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी से आसानी से पता चल सकता है। अब देखिए, उसके लिए कुंडली का 8वां घर जो हमें आयुष के बारे में बताता है, और शनि जो लॉन्गेविटी का प्लेनेट है। ठीक है, शनि कुंडली में अच्छा हो तो इंसान की एज लंबी होती है, मतलब 60-70 जो आजकल एवरेज उम्र है वो जी लेता है। ठीक है, 8वें घर में अगर राहु हो तो फिर इस बात की गारंटी है कि आयुष पूरा नहीं वो करेगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। बट अगर गुरु की दृष्टि हो 8वें घर में, शनि की दृष्टि हो, तब भी एज इंसान की लंबी हो जाती है। ठीक है, राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो 8वें घर में हो तो थोड़ी सी ना लॉन्गेविटी कम कर देता है। ठीक है, बाकी अगर शनि स्ट्रॉन्ग हो तो एज अच्छी हो जाती है। अगर किसी की शॉर्ट एज है, फिर हम उनको भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भेजते हैं। शिव जी विराजमान है साक्षात वहाँ पे, काल के देवता महाकाल हैं, तो उन्हीं की कृपा से इंसान की एज बढ़ सकती है। जी। वही भाग्य का लिखा बदल सकते हैं, फिर हम उनको वहाँ भेजते हैं।